हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंटिंग रेशियो का मतलब समझते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो बेसिकली है क्या। तो देखो, जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम उस कंपनी को जानना चाहते हैं कि वो कंपनी है कैसी। क्योंकि देखो, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ये कि जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा हमारा सेफ रहे, वो पैसा हमारा डूबे ना, हमें किसी भी तरह का लॉस ना हो। साथ के साथ हमें उस पैसे पे एक अच्छी रिटर्न जो है वो मिलती रहे, प्रॉफिट जो है वो होता रहे। और इन दोनों ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी को अच्छी तरीके से जान लो कि कंपनी कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, और उसके बाद जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करो। तो अकाउंटिंग रेशियो बेसिकली कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स है जिनका यूज करके हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में पता लगाते हैं कि वो कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है, और वो कितना प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो कमा रही है। ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियो को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर जितना भी हमारा फाइनेंशियल डाटा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी डाटा होता है, उससे हम कुछ यहाँ पर रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, और उन रेशियोज को ही हम अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। जैसे कि देखो, हमारे बैलेंस शीट के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डाटा से हम एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसको कहते हैं हम करंट रेशियो। कैसे? करंट एसेट्स को हमें डिवाइड करना होता है करंट लायबिलिटीज के साथ, और जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा करंट रेशियो जो है वो निकल कर आ जाता है। ठीक है। अब इस रेशियो के बेस पर हम जान सकते हैं कि कोई भी जो कंपनी है वो शॉर्ट टर्म में जो है वो सॉल्वेंट है या फिर नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल आपको समझना है कि अकाउंटिंग रेशियो है क्या, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की। तो देखो, रेशियो एनालिसिस बेसिकली एक तरह का फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक है, जिसके अंदर हम किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको हम स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ताकि हम जान पाए कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, और उसकी ओवरऑल हेल्थ यहाँ पर कैसी है। रेशियो एनालिसिस टेक्निक के अंदर हम बेसिकली जितने भी यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल होते हैं, उससे हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और उस रेशियोज को इंटरप्रेट करके, यानी कि उसको स्टडी करके रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और ओवरऑल हेल्थ यहाँ पर कैसी है। अगर हम टाइप ऑफ रेशियोज की बात करें तो मेनली यहाँ पर रेशियोज को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सॉल्वेंसी रेशियो, दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी रेशियो। अगर हम सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो सॉल्वेंसी रेशियो का यूज किया जाता है कंपनी की सॉल्वेंसी चेक करने के लिए कि कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है, कहीं वो बैंकरप्ट तो नहीं है। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का यूज किया जाता है कंपनी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, यानी कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो कितना प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो कमा रही है। और एक्टिविटी रेशियो का यूज किया जाता है कंपनी की जो एक्टिविटीज है उसमें एफिशिएंसी चेक करने के लिए कि कंपनी जो भी एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म कर रही है उसको कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है और एफिशिएंट कितनी है, क्योंकि इन एक्टिविटीज के ऊपर ही उसकी प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है।
अब एक एक करके इन रेशियोज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो को हम यूज करते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर पाए कि कोई भी कंपनी अपने डेट ऑब्लिगेशन को प्रॉपर्ली मैनेज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। कहने का मतलब क्या है कि क्या कंपनी के पास इतने सफिशिएंट फंड्स हैं कि वो आसानी से अपने डेट ऑब्लिगेशन को जो है उसकी ड्यू डेट पे पे कर पाए, उसका हम यहाँ पर पता लगाते हैं। ठीक है, तो इन रेशियोज के जरिए हम ये कैपेसिटी चेक करते हैं कंपनी को कि वो अपने डेट को कितने अच्छे तरीके से जो है फुलफिल कर पा रही है। अगर हम सॉल्वेंसी रेशियो की यहाँ पर बात करें, सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो जो सॉल्वेंसी रेशियो होती है वो हमारे दो तरीके की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको सॉल्वेंसी का मतलब पता होगा, अगर किसी को नहीं भी पता तो सॉल्वेंट होने का मतलब है कि आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को उसकी ड्यू डेट पे जो है आसानी से फुलफिल कर पा रहे हो। जैसे अगर ए पर्सन है, बी पर्सन है, ठीक है, तो ए पर्सन ने अगर बी पर्सन से लोन लिया है जिसकी रीपेमेंट उसे 3 सालों के बाद करनी है, तो अगर वो 3 सालों के बाद पेमेंट कर देगा तो हम कहेंगे कि ए पर्सन सॉल्वेंट है, अदरवाइज वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा अगर वो पेमेंट नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम कंपनी की सॉल्वेंसी भी चेक जो है वो करते हैं। ठीक है, अब कंपनी की सॉल्वेंसी यहाँ पर दो तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और यहाँ पर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है जिसको हम लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं, उसका यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म में कंपनी की सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए कि कोई भी कंपनी अपनी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जिनकी जो पेमेंट है उसको जनरली 1 साल के अंदर में करनी होती है, उसकी पेमेंट वो सही तरीके से कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। यानी कि उसके पास इतने सफिशिएंट फंड है कि वो आसानी से अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाए और अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू रख पाए। इस चीज को हम यहाँ पर चेक करते हैं। अगर हमारी ये जो लिक्विडिटी रेशियो है वो हाई होती है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी गुड पोजीशन में है, यानी कि वो सॉल्वेंट है और वो आसानी से अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पा रही है। अब जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होती है वो भी हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है करंट रेशियो और एक होती है हमारी क्विक रेशियो। करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज के साथ डिवाइड करना होता है, ये फॉर्मूला जरूर यहाँ पे याद कर लीजिए। और क्विक रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए क्विक एसेट्स को करंट लायबिलिटीज के साथ जो है वो डिवाइड करना पड़ता है। अब एक एक करके इन टर्म्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर करंट एसेट्स की। तो देखो करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल तक ही यहाँ पर मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसी एसेट जिसको आप 1 साल के अंदर में यूज कर लेते हो या फिर कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, वो हमारी यहाँ पर करंट एसेट जो है वो कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेटर, डेटर हमारी करंट एसेट्स होती है। और जनरली देखो आप उधार पे जब सामान बेचते हो तो आपके डेटर क्रिएट होते हैं और डेटर से आप जो पेमेंट है वो 3 से 4 महीनों में ले लेते हो, यानी कि 1 साल के अंदर में आप इसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, करंट एसेट जो है वो कहलाएगी। ठीक है, कोई भी ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक ही मिलेगा, उससे उसके अंदर में ही बेनिफिट खत्म हो जाएंगे, तो वो हमारा करंट एसेट जो है वो कहलाता है। उसके बाद है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, तो सिंपली देखो ऐसे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या फिर डेट जिनकी पेमेंट कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर में ही करनी होती है, वो हमारा करंट लायबिलिटी कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा क्रेडिटर। ठीक है, जनरली देखो अगर आप उधार पे सामान खरीदते हो तो क्रेडिटर क्रिएट होते हैं और इनकी पेमेंट आपको 3 से 4 महीनों में करनी पड़ती है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर में ही आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये हमारा करंट लायबिलिटी कहलाता है। अब बात करते हैं क्विक एसेट की। क्विक एसेट क्या होता है, तो क्विक एसेट बेसिकली हमारे करंट एसेट का ही एक पार्ट होता है। क्या होता है, एक पार्ट होता है। सिंपल भाषा में कहूं तो ऐसे करंट एसेट जो कि बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, यानी कि हम उसको या तो वो ऑलरेडी कैश में होते हैं या फिर उसको हम बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमारा क्विक एसेट जो है वो कहलाता है। अब क्विक एसेट को कैसे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिंपली देखो करंट एसेट्स के अंदर दो ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको हम क्विक एसेट की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, बाकी जो एसेट्स होती हैं वो हमारी क्विक एसेट ही होती है। जैसे अगर हम करंट एसेट की बात करें तो उसके अंदर हमारा कैश आ जाता है, बैंक बैलेंस आ जाता है, उसके बाद हमारे डेटर आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी इन्वेंट्री आ जाती है, उसके बाद एक हमारे प्रीपेड एक्सपेंस भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, मेनली हमारे यही होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ दो करंट एसेट, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, ये ऐसे करंट एसेट हैं जिसको हम क्विक एसेट में इंक्लूड नहीं करते। बाकी जितनी भी करंट एसेट्स हैं वो हमारी क्विक एसेट में ही आती है। अब ऐसा क्यों है, तो देखो जब हम क्विक एसेट को डिफाइन कर रहे होते हैं तो या तो वो कैश में हो, जैसे ये कैश है तो ये क्विक एसेट है, या फिर हम ना उसको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब कहने का क्या है कि आप नेक्स्ट जो एक्टिविटी करोगे उससे वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे
अगर डेटर है, देखो आपने सेल्स की थी, क्रेडिट डेटर क्रिएट हो गए। अब जब नेक्स्ट एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर क्यों कैश की कैटेगरी में डाल दोगे, ठीक है। पर जो इन्वेंट्री है वो क्या है, स्टॉक है। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखो वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। आप हो सकता है कि आप उधार पे सामान बेचो, उधार होने के बाद 3-4 महीने और लगेंगे पेमेंट आने में, तो ये हमारा क्यों कैसेट में नहीं आता। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि हमने मतलब हमें करनी थी फ्यूचर में पेमेंट, पर हमने अभी कर दी। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय ने आपके पास सिर्फ 5 महीने काम किया, आपने 6 महीनों की यहाँ पर सैलरी पे कर दी, तो 1 महीना क्या है, 1 महीने की जो एक्स्ट्रा आपने एडवांस सैलरी पे की है, ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, जिसकी पेमेंट हमें फ्यूचर में करनी थी। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, कैसेट हो गई। तो क्या ये कैश में कन्वर्ट होगा, तो ये तो कैश में कन्वर्ट ही नहीं होता, क्योंकि हम उससे पैसा थोड़ी वापस लेंगे, सिर्फ हम उससे 1 महीना और जो है वो काम करवा लेंगे। तो ये तो हमारा क्विक एसेट की कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो अगर आपको सिंपल आइडेंटिफाई करना होगी कौन सी क्विक एसेट है करंट एसेट में से, तो कोई भी ऐसी एसेट जो कि ऑलरेडी कैश है या फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, उसे आप क्विक एसेट में इंक्लूड कर दो, और बाकी एसेट को आप जो है निकाल दो, वो हमारा क्विक एसेट में नहीं आएगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे ताकि रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है वो हम यहाँ पर सीख सके, फिर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे। देखो करंट एसेट्स हमारे पास कितनी गिवन है, 90,000 की। करंट लाइबिलिटीज गिवन है 30,000 की। इन्वेंट्रीज गिवन है 30,000 की, और हमें करंट रेशियो जो है और क्विक रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर हम करंट रेशियो कैलकुलेट करें तो इसका फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स हमारी कितनी है, 90,000 रुपीज की है, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 30,000 रुपीज की है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3:1 रेशियो। क्या आ जाएगा, 3:1 रेशियो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी करंट लाइबिलिटी 1 रुपए है, यानी कि अगर हमें 1 रुपए पे करना है, तो उसको पे करने के लिए हमारे पास कितने पैसे पड़े, 3। तो ये रेशियो थोड़ी सी अच्छी जो है वो मानी जाती है। क्विक रेशियो को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट हमारे पास है नहीं, हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा, करंट एसेट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्विक एसेट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो करंट एसेट्स में से एक तो इन्वेंट्री और एक जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसे माइनस कर दो, तो आपका क्विक एसेट निकल कर आ जाएगा। तो करंट एसेट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो वो है हमारी 90,000 रुपीज की। इन्वेंट्री जो गिवन है वो है 30,000 रुपीज की। प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम उसको अज्यूम करते कि वो जीरो है, नील है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 60,000, तो 60,000 ये हमारा क्यों एसेट आ गया। इसको 30,000 के साथ यहाँ पर डिवाइड करना है। तो जब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2:1। कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 2:1। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा क्विक रेशियो होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पर, क्विक रेशियो होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर करंट रेशियो और क्विक रेशियो को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, यहाँ पर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपीज की। इन्वेंट्रीज गिवन है 30,000 रुपीज की। प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है 20,000 रुपीज की। और हमारे पास क्विक रेशियो गिवन है 2:1। अब इससे हमें करंट लायबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल होता है करंट एसेट का, यानी कि एक कंपनी की जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं उसी को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है वो कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट एसेट्स हमारी यहाँ पर कितनी है, 2 लाख रुपीज की, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चीज गिवन है, हमें क्विक रेशियो गिवन है कितनी, यहाँ पर 2:1। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो वो क्या होता है हमारा, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्विक रेशियो हमें गिवन है 2:1। तो क्विक एसेट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इससे हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम क्विक एसेट कैलकुलेट करें तो वो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्विक एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे जो करंट एसेट्स हैं उसमें से एक तो इन्वेंट्री माइनस कर दो, एक जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है उसे माइनस कर दो। करंट एसेट्स हमारे पास कितने गिवन है, 2 लाख रुपीज के। इन्वेंट्री गिवन है यहाँ पर 30,000 रुपीज के, और प्रीपेड एक्सपेंस है यहाँ पर 20,000, यानी कि हमारे 2 लाख में से हमें कितना टोटल माइनस करना है, 50,000। तो ये कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपीज। तो 1,50,000 हमारी क्या है यहाँ पर, क्विक एसेट्स है। कितनी है, क्विक एसेट है 2:1। ये क्विक एसेट आ गया 1,50,000, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज हमें यहाँ पर पता करनी, इसको हम इधर ले आते हैं तो टू करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,50,000, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करें तो करंट लायबिलिटी एज इट इज रहेगा, और इधर आके 1,50,000 दो से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 75,000। ये सिंपल मैथमेटिक्स है हमारी यहाँ पर 75,000। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, करंट लायबिलिटी को इधर ले गया, ये दो से मल्टीप्लाई हो गया, टू करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,50,000 आ गया। करंट लायबिलिटी यहाँ रहेगी, टू इधर पास से आके यहाँ पर आके दो से डिवाइड हो गया, तो 75,000 हमारा क्या आएगा, करंट लायबिलिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और लीवरेज रेशियो। नेक्स्ट क्या हमारे यहाँ पर, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और लीवरेज रेशियो।
अब जो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होती है वो बेसिकली यहाँ पर कंपनी की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए यूज की जाती है। यानी कि कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल मतलब लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट रहेगी नहीं रहेगी, उसको चेक करने के लिए हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का जो है वो यूज करते हैं। क्लियर है? इसको इन रेशियोज के अंदर हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिसकी पेमेंट उसे 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड में करनी होती है, उसकी पेमेंट जो है वो सही तरीके से कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहली हमारी रेशियो आती है वो होती है डेट टू इक्विटी रेशियो। जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बेसिकली हमें बताती है कि किसी भी कंपनी के अंदर कितना पैसा डेट का लगा हुआ है और कितना पैसा ऑनर्स का लगा हुआ है। इक्विटी का मतलब है यहाँ पर ऑनर्स का पैसा। कंपनी के अंदर ऑनर्स का जितना भी पैसा लगा हुआ है, जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। और डेट हमारा क्या है, थर्ड पार्टी का पैसा, यानी कि ऑनर के अलावा थर्ड पार्टी ने बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है वो हमारा डेट कहलाता है। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि किसी भी कंपनी के टोटल एसेट्स जो है, ठीक है, उसका कितना हिस्सा जो है इक्विटी से फाइनेंस किया गया और कितना हिस्सा जो है वो डेट से फाइनेंस किया गया है। कहने का मतलब है कितना पैसा इक्विटी वालों का लगा हुआ है, कितना पैसा यहाँ पर डेट वालों का लगा हुआ है। तो इससे आपको कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ठीक है, अब देखो अगर लो डेट टू इक्विटी रेशियो है तो ये कंपनी अच्छी है। मतलब कि अगर मान के चलो लो डेट टू इक्विटी रेशियो आता है, इसका मतलब क्या होगा कि डेट का पैसा कम लगा हुआ है, इक्विटी का पैसा यहाँ पर ज्यादा लगा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि ये कंपनी जो है वो सेफ मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? सेफ मानी जाएगी। अब डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू हमारा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी होता है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म डेट आपको पता ही है, ऐसा डेट जिसकी पेमेंट कंपनी को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड में करनी होती है। और इक्विटी का मतलब भी आपको पता है, ऑनर्स का जो पैसा लगा हुआ है। तो क्वेश्चन देखो, कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल इज 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस इज 3 लाख, डिबेंचर्स इज 5 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स इज 1 लाख। अब मैं इससे डेट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट जो है वो करना है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले देखो, जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। जो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का डेट टू इक्विटी रेशियो को। अब हमें दो चीजें चाहिए, एक तो लॉन्ग टर्म डेट चाहिए और यहाँ पर इक्विटी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं इक्विटी की बात करूं, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑनर का पैसा होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी ऑनर का पैसा होता है, रिजर्व एंड सरप्लस ये भी यहाँ पर ऑनर का पैसा होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कंपनी जो है, जो उसके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले होते हैं वो कंपनी के सेकेंडरी ओनर होते हैं, पर होते तो ऑनर ही है। लगा तो ऑनर का ही पैसा हुआ है। ठीक है, और रिजर्व और सरप्लस आपको पता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व करके रख लेती है। अब क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर जो हक होता है वो ऑनर्स का होता है, तो ये रिजर्व और सरप्लस भी उन्हीं का जो है वो होता है। तो अगर मैं इक्विटी को कैलकुलेट करना चाहूँ, अगर मैं इक्विटी को कैलकुलेट करना जो आसानी से कर सकता हूँ, सबसे पहले देखो इक्विटी शेयर कैपिटल जो 5 लाख की उसे प्लस करना है, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपीज की उसे हमें प्लस करना है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 3 लाख रुपीज की उसे हमें यहाँ पर प्लस करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 लाख रुपीज। ये क्या है, हमारा इक्विटी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट की बात करें, देखो सबसे पहले आता है यहाँ पर डिवेंचर। डिवेंचर नॉर्मली यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जाता है, तो वो है हमारा 5 लाख। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन, इसको भी हमें यहाँ पर प्लस करना है 1 लाख। तो ये कितना आ गया हमारा 6 लाख। ये कितना आ गया हमारे यहाँ पर 6 लाख। तो 6 लाख हमारा क्या है यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट है। अब दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय हमारा 10 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये कितना आ गया हमारा 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो ये आ रहा है हमारा 0.6:1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेशियो है ये हमें क्या बताती है कि अगर कंपनी के अंदर 1 रुपए ऑनर का लगा हुआ है तो जो 60 पैसे हैं, 60 पैसे हैं, वो किसके लगे हुए हैं, हमारे डेट वालों के लगे हुए हैं, क्रेडिटर्स के जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी रेशियो है वो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्या है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है, ये जो रेशियो है वो बेसिकली हमें कंपनी के टोटल एसेट और टोटल डेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में यहाँ पर बताता है, उसको मेजर करता है। अभी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, तो रिलेशनशिप का मतलब है कि किसी कंपनी के जो टोटल एसेट्स है उसका कितना हिस्सा जो है वो डेट से फाइनेंस किया गया है। यानी कि कितनी ऐसी एसेट्स हैं जिनको खरीदने के लिए हमने लोन लिया हुआ है, लोन के पैसे से एसेट्स को हमने खरीदा है। कई बार क्रेडिटर ना इसको दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं, वो बेसिकली इसको यूज करते हैं एज अ सिक्योरिटी, कि अगर 1 रुपए डेट का है तो उसके लिए कितनी यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि एसेट बेसिकली एक तरह का सिक्योरिटी हो गया।
अवेलेबल है उसको चेक करने भी के लिए भी क्रेडिटर यहाँ पे इसको यूज जो है वो करते हैं। अगर हाई टोटल डेट एसेट टू डेट रेशियो होता है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो होता है, तो वो कंपनी के लिए अच्छा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास एसेट ज्यादा है पर जो हमारे डेट है वो कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अच्छी ऑपरेट कर रही है। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मुला होता है वो होता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। ये हमारा सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मुला होता है। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या है, देखो एक कंपनी हैज टोटल डेट 11 lakh rupees, current liabilities 3 lakh, non-current assets is 8 lakh, current assets is 4 lakh, calculate the total asset to debt ratio। अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोसेस हमारी यहाँ पर सेम रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट। ये हमारा क्या है, सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला है। तो हमें दो चीजें चाहिए, टोटल एसेट या लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। तो जो टोटल डेट्स है हमारे पास, जो टोटल डेट्स है वो है हमारे पास 11 लाख के, और जो करंट लायबिलिटीज है वो है 3 लाख रुपए के। तो अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हो, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिए कि टोटल डेट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट प्लस हमारा यहाँ पर जो करंट लायबिलिटीज होता है। ठीक है, तो जब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा टोटल डेट जो है निकल कर आ जाता है। अब लॉन्ग टर्म डेट हमारा कितना है, देखो लॉन्ग टर्म डेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हमें यहाँ पर पता करना है, पर करंट लायबिलिटीज हमारे पास गिवन है कितने की, 3 लाख रुपए की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टोटल डेट में से हमें अगर यहाँ पर क्या करना है, जो टोटल डेट है उसमें से जो हमारा करंट लायबिलिटीज उसे माइनस करना है, तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट जो है वो निकल कर आ जाएगा। जो लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो टोटल कितना है, टोटल है हमारा 11 लाख। इसमें से करंट लायबिलिटी हमें माइनस करनी है, कितने की है, 3 लाख की। तो ये कितना आ गया हमारा, 8 लाख। कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 8 लाख, सॉरी, हाँ 8 लाख। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म डेट। अब बात करते हैं टोटल एसेट्स की। टोटल एसेट देखो, जितनी भी हमारी एसेट्स होती है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती हैं। एक होता है हमारा नॉन करंट एसेट्स और एक होता है हमारा यहाँ पर करंट एसेट। ठीक है, तो करंट एसेट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, तो कोई भी ऐसे एसेट जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है, वो हमारा नॉन करंट एसेट जो है वो कहलाता है। जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग परचेज की है तो वो कम से कम 5-6 साल जो है वो चलेगी, तो उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड में मिलेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा यहाँ पर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट प्लस हमारा यहाँ पर करंट एसेट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें टोटल एसेट, तो नॉन करंट कितनी है, 8 लाख रुपए की है, और जो हमारा करंट एसेट है वो है 4 लाख रुपए का। जो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर सॉरी 12,000 नहीं, 1,20,000, 1,20,000। ओके, ये हमारा कितना था, 8 लाख और ये 4 लाख, तो 12 लाख आ गया। 12 लाख हमारा यहाँ पर क्या है, टोटल एसेट। ठीक है, अब हम इससे फटाफट से जो है वो आंसर जो है निकाल लेते हैं। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पर कितना जाएगा, 8 लाख। जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, 1:5। यानी कि अगर यहाँ पर हमारी जो एसेट्स है वो 1.5 है, तो उसमें से 1 रुपए जो लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है, डेट वालों का लगा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं मानी जाती है कंपनी के लिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने किया गया, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा। ठीक है, उसके बाद टोटल डेट से मैंने यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट है उसे हमने कैलकुलेट किया। कैसे किया, तो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो, जो बाकी अमाउंट की बची तो वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, वो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट होगा। उसके बाद टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, नॉन करंट एसेट, और करंट एसेट को प्लस करना है तो टोटल एसेट आपकी निकल के आ जाती है। तो आपको टोटल एसेट को निकल कर आई थी कितनी, 12 लाख रुपए। तो लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, तो टोटल एसेट्स, तो वो हमारी रेशियो कितने की, 1.5:1, 1.5:1। ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा।
ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक? फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दें क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आया तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो। कौन सी रेशो हमारी? प्रोप्राइटरी रेशो। देखो प्रोप्राइटरी रेशो का यूज किया जाता है ऑनर का, शेयर होल्डर का कंट्रीब्यूशन जो है वो चेक करने के लिए। यानी कि एक बिजनेस के अंदर हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, प्रोप्राइटर्स हैं, ऑनर्स हैं, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि बिजनेस की कितनी एसेट्स ऐसी हैं जो कि ऑनर के पैसे से यहाँ पर फाइनेंस की गई है। और अगर हमारा जो प्रोप्राइटरी रेशियो वो हाई होता है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी अच्छी है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि देखो अगर डेट का पैसा ज्यादा लगा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा खतरा होता है, क्योंकि ऑनर भी यहाँ पर इतना पैसे नहीं लगा पा रहे, ठीक है। तो अगर हाई प्रोप्राइटरी रेशियो है तो इट मींस क्या है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए गुड मानी जाती है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। जो भी आपकी इक्विटी है उसको आपको टोटल एसेट के साथ डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन देखो, एक कंपनी हैज टोटल एसेट्स वर्थ 10 लाख रुपीस, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस इज 1 लाख, कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो और इक्विटी रेशियो। तो दो चीजें हमें यहाँ पर चाहिए। सबसे पहले देखो प्रोप्राइटरी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए वो क्या है, एक तो है इक्विटी, ऑनर का जो पैसा लगा हुआ है, दूसरा हमारा जो टोटल एसेट्स है, हमारे क्या है यहाँ पर टोटल एसेट्स है, ठीक है। तो इक्विटी देखो, अगर हम इक्विटी कैलकुलेट करें ऑनर का पैसा, सबसे पहले देखो कंपनी हैज अ टोटल एसेट्स वर्थ 10 लाख रुपीज, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो है हमारा 3 लाख रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इक्विटी को कैलकुलेट करें, इक्विटी को, तो सबसे पहले जो हमारा शेयर कैपिटल 3 लाख है वो ऐड होगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 2 लाख रुपए ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद जो रिजर्व है वो 1 लाख रुपए यहाँ पर ऐड जो है वो होंगे, ठीक है। तो टोटल जो पैसा हुआ वो कितना हुआ हमारा 3 to 5, ये 6 लाख रुपीज होगा। कितना हो गया? 6 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो है टोटल एसेट। टोटल एसेट तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर गिवन है, वो कितने हैं? 10 लाख रुपीज की। तो यहाँ पर हमारा इक्विटी आया 6 लाख, इसको डिवाइड करना है यहाँ पर 10 लाख के साथ। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 0.6:1, यानी कि अगर 1 रुपए की एसेट है तो उसमें 0.6 किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? हमारे ऑनर्स का। और ये रेशियो जितनी ज्यादा हाई होती है उतना ही अच्छा रहता है, बेनिफिशियल रहता है कंपनी के लिए भी और जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? देखो कोई भी कंपनी है वो लोन लेते हैं जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी कंपनी अपने आउटस्टैंडिंग डेट पे ड्यू डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में बताते हैं कि जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर कंपनी को करनी है, क्या वो उतना पैसा कमा पा रही है कि वो आसानी से उस इंटरेस्ट की यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर दे। और अगर यहाँ पर हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी होती है। क्लियर है आपको? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली तब यूज किया जाता है जब यहाँ पर चेक करना हो कि कोई भी कंपनी अपने आउटस्टैंडिंग डेट पे इंटरेस्ट सही तरीके से पे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ड्यू डेट पे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, या फिर डिफॉल्ट तो नहीं कर रही है। ओके, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2,50,000, 10% लॉन्ग टर्म डेट है यहाँ पर 15 लाख रुपए के, और टैक्स अमाउंट है यहाँ पर 50,000, ठीक है। तो अगर हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक चाहिए हमारे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि आपने वो अर्निंग कैलकुलेट करनी है जिसमें से ना तो आपने इंटरेस्ट माइनस किया और ना ही आपने टैक्स माइनस किया। इसको हम शॉर्ट में ईबीआईटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं यहाँ पे? इसको हम शॉर्ट में ईबीआईटी जो है वो कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज चाहिए वो चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या चाहिए हमें? जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने यहाँ पर पे किए, तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स पे करने के बाद कितना आपके पास प्रॉफिट बचा है वो है 2,50,000 का, ठीक है। अब देखो 2,50,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि इसमें से टैक्स भी माइनस कर दिया है और इंटरेस्ट भी जो है वो माइनस कर दिया, क्योंकि आप टैक्स तभी पे करते हो ना जब आप अपने सभी खर्चों को माइनस कर देते हो। तो अगर हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, यानी कि ईपीआईटी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे यहाँ पर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और यहाँ पर टैक्स, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारे पास 2,50,000 रुपीज की। इसमें हमें ऐड करना है जो भी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है? देखो 15 लाख रुपए के यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट है, 10% आप इंटरेस्ट पे करते हो, यानी कि ये हमारे कितने हो गए? 1,50,000, ये आपकी इंटरेस्ट पेमेंट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है हमारा यहाँ पर टैक्स अमाउंट, वो है 50,000 रुपए, यानी कि
ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 2,50,000 प्लस हमारा 1,50,000 है, और उसके बाद हमारे यहाँ पर 50,000, तो ये आ गया 4,50,000 रुपए। ये क्या है हमारा, 4,50,000 ईबीआईटी। तो 4,50,000 रुपए ईबीआईटी निकल कर आ गया। इससे डिवाइड करें इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ, वो कितना है, 1,50,000 रुपए। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हैं 1,50,000 के साथ, तो ये कितना आ रहा है, 3:1। यानी कि अगर आपको 1 रुपए इंटरेस्ट पे करना है तो उसके लिए आपके पास 3 रुपए यहाँ पर पड़े हुए। यानी कि आपको इंटरेस्ट 1 रुपए पे करना है, पर आप कमा कितना रहे हो, 3 रुपए, यानी कि आप इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर कर पा रहे हो। पर ये रेशियो इतनी ज्यादा अच्छी जो है वो नहीं मानी जाती, क्योंकि रेशियो थोड़ी सी हाई जो है वो होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे क्या थे यहाँ पर, सॉल्वेंसी रेशियो। हमने सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का हम यूज करते हैं किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको जानने के लिए, कि उसने कितना प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे जो है वो कमाया। देखो अगर किसी कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा कमाया, इसका मतलब क्या है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर प्रॉफिट अच्छा नहीं है, लॉस कमा रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बेसिकली चेक करते हैं कि कोई कंपनी अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करके कितना प्रॉफिट जो है वो कमा रही है। तो इसके अंदर जो पहली हमारी रेशियो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेसिकली कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है और उसके जो नेट सेल्स है उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें बेसिकली बताता है कि कोई कंपनी की नेट सेल्स कितनी है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना कमाया, यानी कि नेट सेल्स का कितना परसेंटेज जो है ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्म में कंपनी ने यहाँ पर कमाया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है कंपनी की जो प्रोडक्शन और परचेसिंग जो एक्टिविटीज है। परचेजिंग, जैसे कंपनी रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, फिर उसकी प्रोडक्शन कर रही है, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रही है, तो परचेजिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको जानने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आया है, इट मींस कि हमारी जो प्रोडक्शन और परचेजिंग एक्टिविटीज है वो अच्छी है, और अगर इसका ऑपोजिट है तो हमारी एक्टिविटीज अच्छी नहीं है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, तो देखो आपकी जो नेट सेल्स है, आपकी जो नेट सेल्स है जब वो एक्सेस कर जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, तो वो जो एक्सेस अमाउंट होती है इसी को हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। जैसे अगर आपकी नेट सेल्स है यहाँ पर 1 लाख रुपए की, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 90,000 रुपीज की है, तो ये जो 10,000 का एक्सेस हुआ है नेट सेल्स का, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। एक हमारा ग्रॉस लॉस भी होता है, अगर अगर हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो ज्यादा है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 लाख रुपए है और जो नेट सेल्स है वो 90,000 रुपए, तो ये जो डिफरेंस होगा ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ग्रॉस लॉस कहेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सेस कर जाती है हमारे नेट सेल्स से, तो हमें होता है ग्रॉस लॉस। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है। तो देखो सिंपली आपने जितनी गुड्स यहाँ पर सोल्ड की है उसकी जो कॉस्ट है ना, उसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। जैसे अगर आपने मानो कि चलो 10,000 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस की थी, ठीक है, जिसमें से आपने यहाँ पर क्या किया, 9,000 यूनिट, ठीक है, 9,000 यूनिट जो है वो सोल्ड कर दी, ठीक है। तो 10,000 यूनिट्स की जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और 90,000 की जो कॉस्ट आई थी वो 90,000 रुपीज आ गई, ठीक है। तो ये जो गुड्स आपने 9,000 यहाँ पर सोल्ड की है, इसकी जो कॉस्ट है ये 90,000, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कहते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना है, तो आपका यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है निकल कर आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्यों माइनस किया, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो बच जाता है, जिसको हमने सोल्ड ही नहीं किया, और हम यहाँ पर बात करें वो गुड्स की कॉस्ट की जिसको हमने सोल्ड कर दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको यहाँ पर माइनस जो है वो करना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इसके बेस पर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले देखो कैश सेल्स हमारी 5 लाख रुपए की, क्रेडिट सेल्स 25% ऑफ कैश सेल्स है, सेल्स रिटर्न है 10,000 की, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है यहाँ पर 5,50,000 की। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, अगर आप परसेंटेज में चाहते हो। ठीक है, दो चीजें चाहिए, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, एक नेट सेल्स।
तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है नेट सेल्स। वो कैसे होंगे, देखो हमारे पास गिवन है कि कैश सेल्स हमारी कितनी है, कैश सेल्स हमारी कितनी है 5 लाख रुपए की, ठीक है। और क्रेडिट सेल्स हमारी यहाँ पर कितनी होती है 25% ऑफ कैश सेल, जो भी यहाँ पर 20% कैश सेल है उसका 25%, ठीक है। तो टोटल सेल्स अगर हम निकाले, टोटल जो सेल्स होती है वो क्या होती है, कैश सेल्स जो भी आपने कैश सेल्स की है प्लस यहाँ पर जो भी आपकी क्रेडिट सेल्स है, इसको आप जब प्लस कर दोगे तो आपका टोटल सेल्स निकल के आ जाएगा। तो कैश सेल्स जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है वो है 5 लाख रुपए की, क्रेडिट सेल्स 25% गिवन है कैश सेल का। तो 5 लाख का अगर हम 25% निकाले, 5 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,25,000 रुपए। तो 1,25,000 हमारा क्या है, ये हमारी टोटल सेल्स आ गई। अब हमें चाहिए नेट सेल्स। अब नेट सेल्स कैसे निकलता है, अगर हम नेट सेल्स निकालें तो आपका जो भी यहाँ पर टोटल सेल्स है, आपका जो भी टोटल सेल्स है उसमें से आप सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो, तो आपका नेट सेल्स जो है निकल कर आ जाएगा। तो टोटल सेल्स आपकी कितनी है यहाँ पर 6,25,000 रुपए, 6,25,000 रुपए, इसमें से आपको माइनस करना सेल्स रिटर्न वो है 10,000 रुपए। तो 6,15,000 रुपए ये आपका क्या है, ये आपका आया है यहाँ पर नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, वो आया है हमारा 6,15,000, 6,15,000 रुपए। तो यहाँ पर लिख देते हैं नेट सेल्स 6,15,000, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है हमारे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू जो नेट सेल्स है उसमें से सीओजीएस को यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमें माइनस करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हमें कैलकुलेट करना है। तो नेट सेल्स हमारे पास गिवन है 6,15,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें 5,50,000 की गिवन है। तो अगर हम इसको माइनस करें 6,15,000 माइनस 5,50,000, तो ये आ रहा है 65,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम रेशो को कैलकुलेट करें तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है 65,000, इसे डिवाइड करें नेट सेल्स के साथ 6,15,000 इंटू कर देना 100। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 65,000 डिवाइडेड बाई 6,15,000 इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है 10.56%, यानी कि आपकी जो भी नेट सेल्स है उसके 10.56% के इक्वल आप ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट हमारा रेशियो क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, तो देखो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यहाँ पर आपको मतलब समझा दूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, देखो सिंपली देखो जब हम कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे बिजनेस के जो कोर ऑपरेशन होते हैं, जैसे अगर मान के चलो आप यहाँ पर कार बना के मार्केट में सेल करते हो तो ये आपका मेन बिजनेस है, ठीक है। तो कार को रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर उसको कार में कन्वर्ट करने से लेकर सेल्स करने तक ये सारी एक्टिविटीज हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन के अंदर आ जाती है, जो हमारे मेन बिजनेस ऑपरेशन है। और इस कोर बिजनेस ऑपरेशन से जो भी आप यहाँ पर प्रॉफिट कमाते हो वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि आपने यहाँ पर कार बनाई, उसको मार्केट में सेल किया, इस एक्टिविटी से जो भी पैसा आपने कमाया, जो भी प्रॉफिट आपने कमाया, वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कहलाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बेसिकली हमारा जो नेट सेल्स है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, यानी कि नेट सेल्स का कितना परसेंटेज जो है कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कमाया है उसके बारे में पता लगता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से हमें ये पता लगता है कि कोई भी कंपनी अपने जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस है उसको कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर परफॉर्म जो है वो कर रही है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो आपको यहाँ पर माइनस कर देना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, तो सिंपली देखो वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है, जैसे कि सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, इस पे जो खर्च किया है वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट हो तो कैसे होगा, तो नेट प्रॉफिट में आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपको माइनस करना है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड नहीं होते, जैसे कि आपने डोनेशन दे दिया तो ये आपका क्या होगा एक्सपेंस हो गया, पर ये कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐसे इनकम होते हैं जो कि हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन से हमें नहीं मिलते हैं। जैसे आपकी कोई एसेट थी, आपने उसको सोल्ड कर दिया, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो गया, आपको इनकम हुई, तो ये आपका कोई बिजनेस थोड़ी है, पर इससे जो इनकम आया वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गया। अब जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो तो आप इनको कंसीडर नहीं करते हो, इसीलिए नेट प्रॉफिट में से आपको प्लस माइनस करना पड़ता है।
अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कितनी हमें 8 लाख रुपए की। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख रुपए की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें 75,000 गिवन है, ठीक है। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर लिखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हमें दो चीजें चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स। पहले बात करते हैं यहाँ पर नेट सेल्स की। देखो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, इसी को हम नेट सेल्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कि आपने जो कोर बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म किया उससे जो आपको रेवेन्यू मिली है, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा यहाँ पर नेट सेल्स ही होगा, क्योंकि हमारे पास कोई सेल्स रिटर्न भी नहीं गिवन है। तो ये तो हमें डायरेक्टली मिल गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो है हमें 6 लाख रुपए की गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 75,000 की गिवन है। तो अब हम ना यहाँ से आसानी से पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो हमारी जो नेट सेल्स होती है, हमारी जो नेट सेल्स होती है उसमें से सीओजीएस को माइनस करना है। अब आप कहोगे सीओजीएस तो है ही, क्यों नहीं है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? सीओजीएस तो है, यानी कि आपने जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं जिससे आपने रेवेन्यू कमाया उसकी कॉस्ट कितनी आई है, तो वो क्या है? हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है। तो नेट सेल्स हमारी कितनी है? 8 लाख रुपए की। इसमें से सीओजीएस को माइनस कर दो, वो कितना है? 6 लाख रुपए का। तो वो कितना आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट? वो आया 2 लाख रुपए का। अब देखो, अब इससे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसे आपको माइनस करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 75,000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? लगभग 1,25,000 आ जाएगा। 1,25,000 ये हमारा क्या है? तो ये है 1,25,000। ये क्या है? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो 1,25,000 इसको डिवाइड करना है नेट सेल्स के साथ। नेट सेल्स हमारी ऑलरेडी 8 लाख गिवन है। तो 1,25,000 को हमें डिवाइड करना है, 1,25,000 को डिवाइड करना है 8 लाख के साथ। तो ये आ गया हमारा 15 पॉइंट, इसको 100 भी कर देते हैं, 15.62%। 15.62% यानी कि आपकी जो नेट सेल्स है उसके 15.62% आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है? तो देखो, जब हम किसी कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से टोटल, सॉरी, पहले हम नेट प्रॉफिट रेशियो की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? देखो, नेट प्रॉफिट रेशियो हमें किसी भी कंपनी की जो नेट सेल्स है और नेट प्रॉफिट है उसके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बताता है। यानी कि किसी कंपनी की नेट सेल्स कितनी थी और उसके अगेंस्ट उसने कितना पैसा कमाया है, वो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो कहलाता है, ठीक है। प्राइमरी गोल जो होता है नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का, वो होता है कि ओवरऑल एफिशिएंसी चेक की जाए मैनेजमेंट की, कंपनी की, कि वो ओवरऑल जितनी एक्टिविटीज है, चाहे वो कोर बिजनेस ऑपरेशन है या फिर ऐसी एक्टिविटी जो ऑपरेशन के साथ रिलेटेड नहीं है, उसको कितने अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म करिए। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नेट प्रॉफिट इज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 होता है। अगर हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो देखो सिंपली है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। अब नेट प्रॉफिट को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कर दो माइनस, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे कर दो प्लस। अगर नेट प्रॉफिट की ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो उसमें से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसे कर दो माइनस, और जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे कर दो प्लस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। तो हमें यहाँ पर क्या है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो नेट सेल्स हमारे पास गिवन है वो कितनी गिवन है? हमारे पास 10 लाख रुपीज की। और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 30,50,000 रुपए का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें गिवन है 50,000 रुपए की। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें गिवन है 25,000 रुपए की, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो को हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं? तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ओके। अब अगर हमें हमें देखो, हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो हमें नेट सेल्स तो गिवन है, वो है 10 लाख रुपए की, उसकी तो कोई चिंता नहीं, पर हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। और हमें गिवन है यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट से कैसे नेट प्रॉफिट निकलता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो माइनस करने होते हैं, और जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसे हमें यहाँ पर करना होता है प्लस, ठीक है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है यहाँ पर? 3,50,000 रुपए का। 3,50,000 रुपए का। इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमें माइनस करना है, वो है 50,000 रुपए का, ठीक है।
और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे हमें प्लस करना है, वो कितना है 25,000 का। वो कितना है हमारे 25,000 का। तो 3,50,000, 3,50,000 में से हमें 50,000 को माइनस करना है और प्लस करना है 25,000 को। तो ये आ गया 3,25,000 पे। 3,25,000 हमारा क्या है यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। तो 3,25,000 इसे हमें डिवाइड करना है किसके साथ, नेट सेल्स के साथ। वो कितना है हमारा 10 लाख इंटू कर देना है 100। तो 3,25,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, तो ये कितना आ गया हमारा 32.5%। 32.5%, ये हमारा क्या है यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेशियो है। नेक्स्ट हमारा जो रेशियो है वो है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। कौन सी रेशियो हमारी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो बेसिकली यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में रिलेशन को बताता है। यानी कि कंपनी ने जो कैपिटल एम्प्लॉयड की है, यानी कि उसने जो लॉन्ग टर्म फंड बिजनेस में लगाए हुए हैं, उससे वो कितना यहाँ पर रिटर्न जो है वो जनरेट कर रही है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पता जो है वो लगता है। क्लियर है। तो बेसिकली ये रेशो में बताते हैं कि कोई भी कंपनी अपने जो लॉन्ग टर्म फंड्स है उसको कितने एफिशिएंट तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज जो है वो कर पा रही है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मुला होता है वो होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो यहाँ पर अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, अगर हम यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ पर क्या है, जो लॉन्ग टर्म फंड्स कंपनी ने लगाए हुए हैं बिजनेस के अंदर, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म फंड है, जैसे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर या शेयर होल्डर जो पैसा लगाया है, वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। और ईबीआईटी तो आपको ऑलरेडी पता ही है, वो हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कैलकुलेट कर लिया था। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अगर शेयर होल्डर फंड और जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको प्लस करोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में अगर आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है निकल कर आ जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको ऑलरेडी पता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कंपनी ने गिवन है, क्या चीज गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल एम्प्लॉय इनटू 100। ठीक है। तो ईबीआईटी तो हमें ऑलरेडी गिवन है। ईबीआईटी जो है वो कितना गिवन है हमें, 2 लाख रुपीज का। और इसे हमें डिवाइड करना है किसके साथ, कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए वो गिवन है टोटल एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, वो क्या है, हमारी जो टोटल एसेट्स हैं, जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज को हमें माइनस करना है, करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है। ठीक है। टोटल एसेट्स अगर हम यहाँ पर देखिए तो टोटल एसेट्स हमारी कितनी है, 8 लाख रुपए की है। उसमें से करंट लायबिलिटीज अगर हम माइनस करें तो वो कितना है, 1,50,000 रुपए का। 1,50,000 रुपए का, तो 8 लाख, 8 लाख माइनस 1,50,000, तो ये कितना है 6,50,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 6,50,000 पे इंटू कर देंगे 100। तो 2 लाख को हमें डिवाइड करना है 6,50,000 के साथ, इंटू कर देना 100। तो ये कितना आ जाएगा 30.76%। कितना है 30.76%। ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो निकला है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर रेशियो एनालिसिस के अंदर दो इंपॉर्टेंट रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में पढ़ा। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में पढ़ा। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईडीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से।
और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।